साउथ इंडियंस, ये हमारे देश की एक ऐसी कम्युनिटी है जो कल्चरली रूटेड है, एजुकेटेड है और फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग है। ये मेनली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला से बिलोंग करते हैं। ये लोग ट्रेड, बिजनेस और गवर्नमेंट जॉब्स पर उतना फोकस नहीं करते। इनका मेन फोकस होता है साइंस, रिसर्च और टेक्नोलॉजी पर। इसीलिए आप देखोगे नासा में 36% साइंटिस्ट इंडिया से है, जो मेजरली साउथ से बिलोंग करते हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला दोनों ही साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। इंडिया में भी जब किसी को आईटी से रिलेटेड कुछ करना होता है, लाइक प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट या डिजाइनिंग, तो हम बेंगलोर, चेन्नई या हैदराबाद की तरफ जाते हैं। एजुकेशन वाइज भी अगर देखें तो इनका लिटरेसी रेट सबसे हाई रहता है। बट ये सिर्फ साउथ में ही क्यों हो रहा है? जहां एक तरफ ये इंडिया को वर्ल्ड लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहीं नॉर्थ के कुछ स्टेट्स में लोग बिलो पॉवर्टी लाइन सर्वाइव कर रहे हैं। क्यों सभी साइंटिस्ट साउथ से ही निकलते हैं? क्यों बेंगलोर को ही टेक हब कहा जाता है? क्या रीजन है कि साउथ इंडियन सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो या वैसे भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो या स्किल्स सीखना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो बिना टाइम गवाए लेट्स गो। आपने इन्फोसिस का नाम तो सुना ही होगा। ये इंडिया के आईटी सेक्टर में टाटा के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और इस कंपनी की शुरुआत की थी मिस्टर नारायण मूर्ति जी ने। इनका बर्थ 1946 में एक मिडिल क्लास कन्नड़ हिंदू फैमिली में हुआ। स्कूल खत्म करने के बाद इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की और उसके 2 साल बाद आईआईटी कानपुर से मास्टर्स डिग्री भी कंप्लीट कर ली। इन्होंने IIM अहमदाबाद में पहले एज ए रिसर्च एसोसिएट और बाद में एज ए चीफ सिस्टम प्रोग्रामर काम किया, यानी कंप्यूटर्स में इनका इंटरेस्ट शुरू से था। फिर 1978 में ये एक पाटनी कंप्यूटर्स नाम की कंपनी में काम करने लगे। उस टाइम इनके पास कुछ खास पैसे वैसे नहीं होते थे, इवन कुछ दोस्तों से उधार पैसे लेके काम चलाते थे। बट फिर भी उस साल इनकी सुधा मूर्ति जी से शादी हो गई। शादी के 3 साल बाद 1981 में जब नारायण मूर्ति जी अपने 6 और दोस्तों के साथ बैठे थे तो उन्हें इन्फोसिस स्टार्ट करने का आइडिया आया। बट उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि काम शुरू किया जा सके। तो उस वक्त उनकी पत्नी ने उन्हें सेव किए हुए 10,000 रुपए दिए, जिनसे उन्होंने अपने 6 और दोस्तों के साथ मिलकर इन्फोसिस की शुरुआत की। जिन लोगों को इन्फोसिस का नहीं पता, उन्हें बता दूं कि ये लोग आईटी रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब काम तो शुरू कर लिया, बट शुरू में उतने क्लाइंट्स नहीं आ रहे थे। फिर भी वो सभी के सभी सारा दिन कोड्स लिखते थे। फिर फाइनली उन्हें यूएस की एक कंपनी कर्ट सैल्मोन एसोसिएट से काम मिला। उस कंपनी के साथ अच्छा काम चल रहा था, बट 1989 में वो कंपनी भी लीव कर गई। अब उस वक्त इन सबको बहुत बुरा लग रहा था। उनमें से एक दोस्त गोपाल कृष्णन ने कहा कि 8 साल कंपनी चलाने के बाद भी हमारे पास कुछ नहीं है, वहीं हमारे बाकी दोस्त घर और गाड़ियां खरीद रहे हैं। उस वक्त एक पार्टनर अशोक अरोड़ा ने क्विट करने का सोच लिया था और बाकी भी सोच ही रहे थे। पर नारायण मूर्ति जी ने कहा कि जिसको जाना है जाए, मैं कहीं नहीं जा रहा। तो उनकी ये बात सुन के बाकी 5 भी रुक गए और यहीं से गेम चेंज होनी शुरू हो गई। इन्फोसिस को यूएस से क्लाइंट्स आने स्टार्ट हो गए। वो यूएस मार्केट में तबाही मचाने लगे। इवन आज भी इन्फोसिस का 60 to 70% रेवेन्यू यूएस से आता है। धीरे धीरे करके इन्फोसिस आईटी जायंट बन गया। आज इनके पास वर्ल्ड वाइड 53,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। नो डाउट इस कंपनी की सक्सेस में नारायण मूर्ति जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। बट अगर इनके पास बेसिक कोडिंग स्किल्स ही नहीं होती तो क्या वो कभी इन्फोसिस का सोच पाते? नहीं। इसीलिए कुछ भी बड़ा करने से पहले आपके पास कोई टेक्निकल स्किल तो होनी ही चाहिए। अब अगर आपको टेक्निकल स्किल्स के बारे में ज्यादा नहीं पता तो डोंट वरी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने कोलैब किया है ओडिन स्कूल के साथ। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको डेटा साइंस का पूरा कोर्स मिलने वाला है, जिसमें आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवाई जाएगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव वीकेंड क्लासेस के साथ। ये आपको 360 डिग्री प्लेसमेंट असिस्टेंस देते हैं। साथ ही ओडिन स्कूल स्टूडेंट्स के बिहाफ पे सैलरी पैकेजेस की नेगोशिएशन भी करते हैं। और तो और आपको अनलिमिटेड जॉब इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। और ये कोई नया प्लेटफॉर्म नहीं है, ऑलरेडी इनके पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाई पैकेजेस पर प्लेसमेंट्स हुई है। वैसे इस कोर्स की प्राइस 99,000 है, पर अभी के लिए आपको सिर्फ 75,000 में मिल जाएगा, वो भी स्कॉलरशिप्स और अर्ली बर्ड ऑफर्स के साथ। इसके अलावा आपको ईएमआई ऑप्शन और 10 डे रिफंड पॉलिसी भी मिल जाएगी। तो न्यू कोहॉर्ट 30 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होने वाला है। आप जल्दी से जाके एनरोल कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वापस आते हैं वीडियो पर। अभी तक जो हमने नारायण मूर्ति जी की स्टोरी देखी, अब उसी से जानेंगे कि साउथ इंडियंस के सक्सेस सीक्रेट्स क्या हैं, जिनके इंडिया के बाकी लोगों को भी जरूरत है। फर्स्ट है एकेडमिक एक्सीलेंस। साउथ में एजुकेशन को लेकर लोग बहुत सीरियस होते हैं। पेरेंट्स की एजुकेशन को लेकर जो कमिटमेंट है वो बहुत पहले ही दिखनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि क्वालिटी एजुकेशन से ही बच्चे के लिए फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज अनलॉक होगी। और इनकी खास बात यह है कि ये सिर्फ प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक इंजीनियरिंग, मेडिसिन और टेक्नोलॉजी की तरफ ही जाते हैं।
इसीलिए आपने देखा कि आज से करीब 40-50 साल पहले भी नारायण मूर्ति कोडिंग जैसी चीज सीख रहे थे, जो नॉर्थ के कुछ एरियाज में लोगों को अभी भी नहीं पता है। ये साउथ इंडियंस ही हैं जो एजुकेशन और प्रोफेशनल फील्ड्स में सबसे आगे हैं, और इन्हीं लोगों की वजह से आज हमारे देश की यंगर जनरेशन भी टेक्निकल फील्ड्स की तरफ जाने लगी है। आप देखोगे कि जो भी IITs, NITs और बड़े कॉलेजेस हैं वो सभी साउथ में देखने को मिलेंगे। IT के अलावा भी अगर हम मेडिकल साइंस में देखें तो वहां भी ये सबसे ज्यादा डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही इनकी यूनिवर्सिटीज की बात करें तो ये आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, लिटरेचर, लैंग्वेज, हिस्ट्री, फिलॉसफी सभी को इंपॉर्टेंस देते हैं। और ये सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं रहते। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस साउथ में होलिस्टिक अप्रोच को अपनाते हैं। वो बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कम्युनिटी सर्विस और रिसर्च जैसी चीजों में इन्वॉल्व करते हैं, जिससे उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। सेकेंड है हार्डवर्क। नो डाउट साउथ इंडियंस बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। ये बहुत अर्ली एज में ही वर्क एथिक की इंपॉर्टेंस को समझ जाते हैं। इनकी हार्डवर्क की जो कमिटमेंट है वो सिर्फ काम तक लिमिटेड नहीं है, बट ये इनके जीने का तरीका है। इन्फोसिस की स्टोरी पर भी अगर आप फोकस करोगे तो पता चलेगा कि मूर्ति और उनके 6 दोस्त 8 साल तक बिना प्रॉफिट के काम करते रहे। ये हार्डवर्क और कमिटमेंट के बिना पॉसिबल नहीं है। दूसरी इनकी खास बात यह है कि ये टाइम पास नहीं करते। आप इन्हें कभी भी पॉलिटिकल रैलीज, डिबेट्स और सोशल मीडिया पे यहाँ वहां टाइम पास करते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि इन्हें पता है कि सक्सेस और अचीवमेंट्स कंसिस्टेंट एफर्ट के बिना नहीं मिलती। पूरे इंडिया में डेडिकेटेड वर्कफोर्स की रेपुटेशन अगर किसी ने बनाई है तो वो साउथ रीजन है। ये लोग हर सेक्टर में, स्पेशली IT में 10-10, 12-12 घंटे लगातार सिटिंग जॉब करते हैं। ये कॉन्टिन्यूस लर्निंग का कल्चर फॉलो करते हैं ताकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और इंडस्ट्री ट्रेंड्स में सबसे आगे रह सके। एक और चीज आप इनमें नोटिस करोगे और वो है चैलेंजेस को फेस करने की एबिलिटी। ये लोग हर सिचुएशन में, फिर चाहे इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन हो, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन हो या पर्सनल सेटबैक हो, हर वक्त ये कमिटेडली वर्क करते हैं। ठीक उस किसान की तरह जो मौसम के बारे में तो कुछ नहीं जानता, फिर भी हर साल कमिटेडली खेत में बीज बोता है। इसके अलावा जो इनकी स्पिरिट और कलेक्टिव प्रोग्रेस की एबिलिटी है, यही चीज इन्हें एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाती है। थर्ड है कल्चरल वैल्यूज। साउथ इंडियन कल्चर एल्डर्स की रिस्पेक्ट सिखाता है। वो एल्डर्स के विजडम और एक्सपीरियंस की वैल्यू करते हैं, साथ ही इंपॉर्टेंट फैमिली डिसीजंस में उनकी गाइडेंस भी लेते हैं। साउथ इंडिया की एक खास बात यह है कि ये एक रिलीजियसली डाइवर्स एरिया है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और बाकी रिलीजन्स के लोग भी मिलजुल कर रहते हैं। इस रीजन में टेम्पल्स, चर्चेस, मोस्क सब कुछ है और ये सबके रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। इसके अलावा साउथ इंडियंस अपने क्लासिक आर्ट्स यानी भरतनाट्यम और कार्नेटिक म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं। ये आर्ट फॉर्म्स सिर्फ परफॉर्मेंसेस नहीं है, बल्कि इनके कल्चरल एक्सप्रेशंस और स्टोरी टेलिंग को शो करती है। हॉस्पिटैलिटी की बात करें तो गेस्ट्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं ये लोग, और जो इनका खाना होता है वो सिर्फ खाना नहीं है बल्कि इनके कल्चर की आइडेंटिटी है। अगर मैं इंडिया के बाकी स्टेट्स के फेमस फूड्स के बारे में पूछूं तो शायद आप ना बता पाओ, बट अगर साउथ इंडिया के डिशेस के बारे में पूछूं तो हर कोई बता देगा कि डोसा, सांबर, इडली, वड़ा वगैरह वगैरह ये सबको मालूम है। और इनके खाने की खास बात यह है कि आप दिन में, रात में कभी भी खाओ, नुकसान नहीं करता। तो एक तरीके से देखा जाए तो इनका खाना हेल्दी और नरिश्ड होता है। और हो भी क्यों ना, ये लोग सारा फोकस ही नेचुरल चीजों पर रखते हैं। आज भी इनके यहाँ लीव्स पर लोग खाना खाते हैं। ये एनवायरनमेंट को लेकर भी बहुत सीरियस होते हैं, इसीलिए ये रिवर्स, ट्रीज और एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। फोर्थ है नेटवर्किंग एंड कम्युनिटी सपोर्ट। आज भी साउथ की फैमिलीज में मल्टीपल जनरेशंस या तो साथ में या फिर क्लोज रहती हैं। इससे फैमिली मेंबर्स का एक सपोर्ट सिस्टम बनता है जिसमें वो एक दूसरे को इमोशनली, फाइनेंशियली या मोरली सपोर्ट कर सकते हैं। अब ऐसी फैमिलीज का एक बड़ा नेटवर्क बन जाता है जिसमें आंट्स, अंकल्स, कजन्स सभी आ जाते हैं। इसके अलावा साउथ इंडियंस लोग इवेंट्स और सेलिब्रेशंस वगैरह ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, तो उन्हें इन गैदरिंग्स में नेटवर्किंग और कम्युनिटी बिल्डिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। चाहे कोई टेंपल फेस्टिवल हो, कल्चरल परफॉर्मेंस हो या कम्युनिटी फेस्ट हो, ये सभी इवेंट्स नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं। आपको पता है कि ये लोग एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, इसीलिए ये मेंटरशिप प्रोग्राम्स, चैरिटेबल इनिशिएटिव्स और स्टडी कैंप्स के थ्रू स्टूडेंट्स में नेटवर्किंग को बिल्ड करते हैं ताकि बाद में वो एक दूसरे की हेल्प कर सकें। इसके अलावा ये लोग ट्रेड और बिजनेसेस में भी कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स करते हैं ताकि नॉलेज भी स्प्रेड हो और एक एसोसिएशन भी बिल्ड हो। साथ ही ये लोग कम्युनिटी सर्विस को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। इनका मानना है कि जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है उनकी हमें चैरिटेबल हेल्प करनी चाहिए। फिफ्थ है अडेप्टेबिलिटी। साउथ इंडिया की सक्सेस के पीछे अगर सबसे बड़ा रीजन कुछ है तो वो है अडेप्टेबिलिटी। ये लोग टाइम के हिसाब से पहले एग्रेरियन इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में शिफ्ट हुए और फिर इंडस्ट्रियल से अभी रिसेंटली टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी में शिफ्ट हो गए। यानी ये चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस और मार्केट डायनामिक्स को देख के अडेप्ट कर जाते हैं और यही इनकी सस्टेन्ड ग्रोथ का राज है। आप देखो ऐसी कितनी ही इंडस्ट्रीज है जिन्होंने टेक्नोलॉजी को अपनाया। जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस और मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड एरिया में अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे थे वो
आज ई कॉमर्स की वजह से ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं। यानी पुराने क्राफ्ट्स भी अब मॉडर्न मार्केट में एंटर हो रहे हैं। इसी तरह कई बिजनेसेस ने टेक्नोलॉजी की मदद से ऑपरेशंस इजी कर दिए और एफिशिएंसी भी बढ़ा दी। एजुकेशन सेक्टर में अगर देखें तो यहाँ भी साउथ इंडिया सबसे ज्यादा एडेप्टेबल है। इंस्टीट्यूशंस अब ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं। आपने देखा होगा कोविड के टाइम पर भी जब पढ़ाई ऑनलाइन हो रही थी तो उस टाइम एजुकेटर्स, स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूशंस सभी ने एक चैलेंजिंग सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट किया था। कल्चरली भी देखें तो साउथ इंडिया ने ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को इंटीग्रेट कर दिया और इनकी इसी प्रोग्रेसिव सोच की वजह से ही साउथ इंडियन सोसाइटी रूटेड और फॉरवर्डली थिंकिंग सोसाइटी बन पाई है। 6th है फोकस ऑन हेल्थ। साउथ इंडिया के पास आयुर्वेदा और सिद्धा जैसे एंशिएंट हीलिंग सिस्टम्स है जिनके थ्रू ये किसी भी बीमारी का इलाज नेचुरली कर सकते हैं। दूसरा, योगा, मेडिटेशन और मार्शल आर्ट, ये सभी चीजें साउथ इंडिया से जुड़ी हुई है। योगा के थ्रू हम माइंड और बॉडी को कनेक्ट कर सकते हैं, मेडिटेशन के थ्रू हम इनर पीस को जान सकते हैं और मार्शल आर्ट के थ्रू हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई छोटी मोटी बीमारी हो तो ये लोग होम रेमेडीज यानी घरेलू नुस्खों से ही सब ठीक कर देते हैं। हर्ब्स लाइक टर्मरिक, नीम, जिंजर, इन सब में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है और इन्हीं से ट्रेडिशनल मेडिसिन बनती है। ये लोग हेल्थ को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि कई बार फैमिलीज और कम्युनिटीज एकजुट हो जाती हैं जब कोई बीमार हो जाता है या किसी को मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हेल्थ चैलेंजेस को ये लोग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। आज साउथ इंडिया में बहुत सारे मॉडर्न हॉस्पिटल बन गए हैं, फिर भी ये लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन को भूले नहीं है। वो जरूरत के हिसाब से मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों ही मेडिसिन का यूज करते हैं। साथ ही ये लोग अब इमोशंस और मेंटल हेल्थ इश्यूज को भी समझने लगे हैं, इसीलिए ये स्ट्रेस मैनेजमेंट और काउंसलिंग सर्विसेज को भी प्रमोट करते हैं। आज शायद हम इसकी इंपॉर्टेंस ना समझ पाएं, बट आने वाले टाइम में समझेंगे जब हमारे लिए एक भी स्ट्रेस फ्री आदमी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए और डेटा साइंस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।